देना। इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं? क्या आपको सबको स्पष्ट है कि प्रारंभिक चाल u बराबर 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है? बोलो, किसी को दिक्कत इसमें है जी? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये ध्यान से पढ़ेंगे सवाल में। जब वस्तु ऊपर नीचे फेंक रहे हैं तो कौन सा वेग जीरो होगा, कौन सा वेग जीरो नहीं होगा, उसको बड़े समझिएगा। जब वस्तु ऊपर नीचे फेंक रहे हो तो गति के जो समीकरण प्रयोग किए जाते थे वहाँ पर एक जगह क्या रख देंगे जी, और जहाँ यस है वहाँ क्या रख देंगे, एच रख देंगे, तो गति के समीकरण प्रयोग होंगे। अब देखिएगा सवाल में, इस सवाल में वस्तु कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो गति के माइनस वाले समीकरणों का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो प्लस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए गेंद कहाँ फेंकी जा रही है, ऊपर फेंकी जा रही है, इसलिए गति किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, माइनस वाले समीकरण का प्रयोग करेंगे। और सवाल में क्या दिया है, प्रारंभिक चाल तो है ये है 30 मीटर पर सेकेंड, ऊंचाई एच ज्ञात करना है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगा जब ऊपर फेंकेंगे गेंद को, जबकि गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान 9.8 होता है, लेकिन कहीं कहीं अंकीय प्रश्न में इसे 10 में मानकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 9.8 के आसपास ही चलता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक अंक का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। जी का मान कितना रखना है, 10 गुरुत्व त्वरण। और चूँकि वस्तु कहाँ फेंके हैं, ऊपर, गेंद कहाँ फेंकी गई है, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंके तो अंतिम वेग जीरो होता है, कहीं ना कहीं जाकर रुक कर फिर वह नीचे आएगा ही, इसलिए उसका अंतिम वेग क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंके तो कौन सा वेग जीरो होता है, प्रारंभिक वेग। थोड़ा याद कर लीजिएगा, जब भी हमारे पास है, जी हमारे पास है, यू हमारे पास है, तो एच कैसे निकलेगा, गति के इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए गति के तीसरे समीकरण का, और तीसरे माइनस का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि वस्तु कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की। आइए हल करें। देखिए भी स्क्वायर मतलब भी का मान कितना है जी, हमारे पास जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 इंटू जी का मान कितना रखना है, 10, और एच का मान क्या करना है, आपको याद करना है। आसानी से हल करेंगे। तो जीरो का स्क्वायर एक जीरो होता है, डबल जीरो रखने को लाभ नहीं होगा। 30 का वर्ग कितना होता है, 900, और माइनस 2 में 10 का इंटू, तो 20 एच हो जाएगा। 20 एच को इधर लाएंगे तो प्लस 20 एच होगा, और उधर कितना है 900, 2 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 90 कट गया, कितने बार में 45 बार। एच बराबर कितना निकला, 45 मीटर। दो पिंड 49 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से क्या करते हैं, एक साथ छोड़ रहे हैं। ऊपर से नीचे दोनों पिंड आ रहा है। एक पिंड की ऊंचाई कितनी दी गई है, h1 बराबर 49 मीटर। दूसरे पिंड की ऊंचाई कितनी दी गई है, h2 बराबर 25 मीटर। कह रहा है कि उनके समयों में अनुपात निकालो। तो दूसरे पहले पिंड द्वारा लगा समय t1 है, और दूसरे पिंड द्वारा लगा समय कितना है, t2 है। समयों में अनुपात मतलब t1 रेशियो t2 निकालना है, जबकि h1 और h2 दिया है। कैसे निकलेगा t1 और t2, समझिएगा बोर्ड पर, देखिए यहाँ पर। अब ये ध्यान दीजिएगा, वस्तु कोई भी हो जो ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, चाहे वो पहली वस्तु हो, चाहे दूसरी वस्तु, चाहे हजारों वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। अब हम इसको किससे बनाएंगे, अगर t1 रेशियो t2 निकालना है, h1 और h2 का मान दिया है, तो गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब प्लस वाले सूत्र का प्रयोग, क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ से कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे से। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा शॉर्टकट रूप कैसे बनाएंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए, चूँकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो u का मान क्या होगा, जीरो होगा। जब जीरो होगा तो जीरो में t का इंटू खत्म करेंगे तो u टी गायब हो जाएगा ना। तो गति का नया समीकरण क्या मिलेगा, h इक्वल टू क्या 1/2 ए टी स्क्वायर, ये लिखेंगे आप। और इसी को दो भाग तोड़िएगा, बोर्ड तो देखिए यहाँ पर। चूँकि दोनों पिंड कहाँ से गति कर रहे हैं, ऊपर से नीचे छोड़े जाते हैं। जब वस्तु ऊपर से नीचे गति करे तो कौन सा वेग जीरो होता है, प्रारंभिक क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए गति किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, दूसरे समीकरण से। देखो जी, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, वस्तु जब ऊपर नीचे गति कर रही हो, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, जी टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर से एच इक्वल टू यू का मान कितना रख देंगे, जीरो। टी का मान ज्ञात करना है 1/2 जी टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, एच इक्वल टू जीरो बाई टी का इंटू खत्म 1/2 जी टी स्क्वायर से। अब ये मेन सूत्र हो गया। यूटी गायब क्यों हुआ, टी गायब नहीं होता,
लेकिन u जीरो है तो जीरो के साथ जो भी शब्द इंटू में होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे। अब बताइए अगर h = 1/2 GT² होता है तो पहले पिंड के लिए इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसीलिए पहले पिंड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 1 1 का। देखो h की जगह क्या लिख देंगे, h1 1/2 दूसरी तरह रहेगा, ना कि टू की जगह 1 लिख देना। g का मान परिवर्तित नहीं होता है, ये नियतांक है, g1 नहीं लिख सकते आप। और t की जगह क्या लिख देंगे, t1²। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब बताओ यदि पहले पिंड के लिए गति का समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं तो दूसरे पिंड के लिए किस प्रकार होगा, है जी। दूसरे पिंड के लिए कौन बताएगा, चलो दूसरे पिंड के लिए क्या होगा, h1 किस बदल जाएगा, h2 में। अब 1/2 GT² है जी। तीसरे के लिए लिखते तो क्या लिखते हैं, h3 = 1/2 GT3²। चौथा पिंड होता तो h4 = 1/2 GT4²। भाई जैसे जैसे पिंड बढ़ेगा वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ेगी और वैसे वैसे समय अंतराल बढ़ेगा। लेकिन G1 G2 G3 मत लिखना, क्योंकि G का मान क्या है, फिक्स है। समझ में आ रहा है जी। क्या इस सूत्र को दो भाग में इस तरह लिख सकते हैं, पहले पिंड के लिए इस प्रकार, दूसरे पिंड के लिए इस प्रकार। इसको समीकरण क्या बना लेंगे, सेकेंड। चूँकि रेशियो निकालना है इसलिए हमेशा क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या दे देंगे, भाग। अब भाग कैसे करते हैं, LHS का LHS से, RHS का RHS से। चलो देखो कैसे कर रहे हैं, LHS का LHS भाग देंगे तो h1/h2 और RHS का RHS से 1/2 GT1² बटा 1/2 GT2²। लाभ क्या मिला, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, तो h1/h2 बराबर क्या मिला, T1² बटा T2²। अब देखो h1/h2 बराबर अंश वर्ग हो और वर्ग हो तो क्या होल वर्ग लिख सकते हैं इसको एक साथ, कैसे, T1 बटा T2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। बोर्ड देखिए यहाँ पर। अब देखो h1/h2 का मान हमारे पास है, h1 का मान कितना है 49, अब बटा h2 का मान कितना है 25, और उधर कितना है T1/T2 का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब 49/25 में किसका वर्ग है, किसका 7/5 का वर्ग है, और उधर कितना है T1/T2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर तुलना करेंगे, तुलना के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1/T2 बराबर 7/5। क्या बटा को रेशियो लिख सकते हैं, T1/T2 बराबर 7/5। समय अंतराल में कितना का अनुपात होगा, 7/5 का अनुपात होगा। क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से कितने मीटर की ऊंचाई तक फेंकना है आपको, 1000 मीटर की ऊंचाई तक, और किस वेग से फेंकेंगे, वेग आपको निकालना है। अब यहाँ कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग की प्रारंभिक वेग मालूम नहीं, लेकिन पहले उससे पहले देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। जितनी मीटर की ऊंचाई तक फेंकना है, ऊंचाई h का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 1000 मीटर की ऊंचाई दिया गया, ठीक है ना। देखो जी पत्थर को कितने मीटर की ऊंचाई तक फेंकना है, 1000 मीटर की ऊंचाई तक, और कह रहा है कि ऊंचाई तक फेंकने में किस वेग से फेंका जाएगा। अब चूंकि पत्थर कहाँ फेंका जा रहा है, पत्थर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। अब थोड़ा बताइए, जब कोई वस्तु, पत्थर क्यों नहीं, कोई वस्तु हो, गेंद क्यों ना हो, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कौन सा वेग 0 होता है, उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। v बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे, जिस वेग से फेंकते हैं उस वेग को कहते हैं प्रारंभिक वेग। द्वारा किस वेग से फेंकेंगे उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग 0 होता है, जब वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। जब अंतिम वेग 0 है तो किस वेग को पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग को। तो प्रारंभिक वेग कैसे निकलेगा, जबकि g का मान कितना रखना है, गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब पहले से दिया हुआ है 10 में रख सकते थे, लेकिन 9.8 दे दिया है। तब गति किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति का वह समीकरण लिखो जिसमें h, v, u और g होता है। तो गति किस समीकरण से लगा देंगे, तीसरे समीकरण से। और समीकरण कौन होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, क्यों माइनस वाला होगा, क्योंकि वस्तु कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे आए तो प्लस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान रखो जी कैसे निकल,
v का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब u का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, 2 इंटू जी का मान 9.8 और h का मान कितना है 1000। तो अच्छा सरल करेंगे, 0 का वर्ग 0 होता है, u स्क्वायर अपनी जगह है, 2 इंटू 9.8 का दशमलव हटाने के लिए 98/10 लिख सकते हैं, आई इंटू कितना 1000। दशमलव कहाँ गया खत्म, दशमलव एक का स्थान बाद है, उसको हटाने के लिए एक शून्य वाले से क्या दे देंगे भाग, एक जीरो क्या हो गया इससे कट गया, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 98, 2 और 100 का गुणा करेंगे तो 19,600 आ जाएगा। और यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 19,600, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। अब 19,600 किसका वर्ग है 140 का वर्ग है। जैसे वर्ग से वर्ग कैंसिल करेंगे या तुलना कर लेंगे तो u बराबर कितना मिल जाएगा 140 मीटर प्रति सेकेंड, यानी उस पत्थर को किस वेग से फेंकेंगे 140 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पिंड किस अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, स्थिर अवस्था से। देखो यहाँ जी, स्थिर अवस्था का उपनाम क्या है विराम अवस्था। हमने आपको बताया कि जब कोई पिंड क्या किस अवस्था से गति करे, विराम अवस्था से गति करे तो उसका कौन सा वेग 0 होता है, कौन सा वेग 0 होता है प्रारंभिक वेग। पिंड किस अवस्था से गति प्रारंभ किया है विराम अवस्था से गति प्रारंभ किया, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। अब एक कह रहा है कि यदि पहले 2 सेकंड में s1 दूरी और दूसरे 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो उसको सिद्ध करना है कि s2 = 3s1, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि यह पिंड विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, और जो गति का दूसरा समीकरण है उसका प्रयोग करके इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। दूसरे समीकरण को थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा, u का मान 0 रख लीजिएगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा सूत्र मिलेगा जो गति के दूसरे समीकरण से ही बनाया गया है। अब इसी सूत्र के आधार पर इसको 2 भाग तोड़िएगा। पहले भाग में क्या बोल रहा है, पहले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय किया है उसने s1, यानी t की जगह पहले क्या रखेंगे 2 सेकंड और s की जगह क्या रखेंगे s1, तो यह समीकरण ऐसा दिखने लगेगा। देखो और 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 2 से 4 कट जाए कितने बार में 2 बार में, 2 में 1 इंटू 2 है, यानी पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी s1 बराबर कितनी होगी 2 है। लेकिन अब थोड़ा समझना यहाँ से कि अगले 2 सेकंड के लिए, तो अगले 2 सेकंड के लिए समय अंतराल 2 सेकंड नहीं होगा, अगले 2 सेकंड के लिए t बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकंड, क्योंकि पहले कितना 2 सेकंड में चला है, पहले कितने सेकंड में चला है 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड, तो कितना समय अंतराल हो गया 4 सेकंड का। अब जब समय अंतराल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, पहले दूरी कितनी थी s1, बाद में कितनी है s2, तो कुल दूरी कितनी होगी s1 प्लस s2 हो, तो फिर उस सूत्र में रखिए s की जगह क्या रख देंगे s1 प्लस s2 और 1/2 इंटू a की जगह t की जगह क्या रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे चूंकि t स्क्वायर है, तो s1 प्लस s2 बराबर क्या मिलेगा हमको 1/2 इंटू a, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 से 16 कटिए कितने बार में 8 बार में, 8 में 1 इंटू 8a, s1 प्लस s2 बराबर कितना मिला 8 है। समीकरण क्या बन जाएगा सेकंड। अभी हल नहीं हुआ है, समीकरण 1 का मान कहाँ रख देना 2 में, तो क्या मिलेगा 2 में रखने पर समीकरण देखिए क्या बोल रहा है, जहाँ s1 होगा वहाँ 2a रखना है, यहाँ s1 यहाँ क्या रख देंगे 2a, s2 बराबर क्या मिला 8a, तो s2 बराबर क्या निकलेगा 8a अपनी जगह है प्लस 2a जाकर माइनस 2a, तो s2 बराबर 6a। अभी भी हल नहीं हुआ। अब क्या करेंगे s2 = 3s1 लाने के लिए समीकरण 1/2 कर दीजिएगा, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में 2 से कैसे भाग देते हैं, जब भी 2 समीकरणों का भाग होता है 1 में 2 से या 2 में 1 से, तो समीकरण का LHS LHS भाग देगा RHS में। समीकरण 1 का LHS क्या है s1, और समीकरण 3 का LHS क्या है 2 नहीं, समीकरण किससे भाग देना है 3 से, समीकरण 1 और 3 से भाग दीजिएगा। समीकरण 1 का LHS क्या है s1, समीकरण 3 का LHS s2, लीजिए LHS का भाग हो गया, RHS का भाग RHS से कराइए, इसका RHS है 2a और इसका RHS कितना है 6a, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6, तो s1 बटा s2 बराबर कितना मिलेगा 1/3। अब हो गया बस 3 गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू s2 एकम s2 और 3s1 3 गुणा करके आ जाएगा। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है।